चलिए सोसाइटी में हम आज एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए सोसाइटी में हम आज जो चैप्टर करेंगे दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक तरह से जो भी आपने सीखा है अलग अलग कंसेप्ट्स के वाया, और जो भी आज मौजूदा समय में देश की परिस्थितियां हैं, आप उन्हें बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे अपने सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करके। असल में जब हम एक देश की बात करते हैं, जैसे कि भारत की बात करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि वो डाइवर्सिटी में बहुत ही रिच कंट्री है। क्या मतलब है जब हम इस डाइवर्सिटी की बात करते हैं? ये तो पहला सवाल। मान लीजिए कि आप समझा भी देंगे कि ये डाइवर्सिटी है। उस डाइवर्सिटी के सामने जब एक भारतीय राज्य की बात होती है, द इंडियन स्टेट, तो इस डाइवर्सिटी की वो इंडियन स्टेट क्या कीमत चुकाता है, उसे क्या क्या चैलेंजेस रोज़ फेस करने पड़ते हैं, और उसने उन चैलेंजेस के क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जिसकी वजह से वो स्टेट कभी भी अपना डेमोक्रेटिक और सेकुलर कैरेक्टर ना छोड़े। सॉल्यूशन तो कई तरह के प्रोवाइड किए जा सकते हैं, लेकिन सपोज़ किया जाए कि आपको बाउंड किया हो कि आपको इस चरित्र का त्याग नहीं करना, अब हल बताओ क्या करोगे। तो ऐसे में इंडियन स्टेट के द्वारा किए गए बहुत से प्रबंध हैं जो संविधान के अंदर नज़र आते हैं, जिससे वो अपने देश की उस कल्चरल डाइवर्सिटी को चेरिश तो करता ही है, उसे नर्चर भी करता है, पर उसी डाइवर्सिटी की तरफ से मिल रहे रोज़ के नए नए चैलेंजेस, उन चुनौतियाँ, उनका समाधान भी करता है। चैलेंजेस का समाधान कर पाना इतना सरल नहीं, बहुत कठिन है। उसी इंडियन स्टेट का हिस्सा आप बनते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। आप एक स्तर पर उस इंडियन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सिंपल भाषा में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर। इसलिए ज़रूरी होता है आपके लिए भी वो पेपर जिसे एथिक्स कहा जाता है। लेकिन एथिक्स कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं, वो किसी के भीतर यकायक ही कहीं से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डाला नहीं जा सकता। आप इन सघन चुनौतियों को समझें, उनका समाधान प्रदान करें, इसके लिए ही फिर ऐसे टॉपिक्स रखे जाते हैं। आपको जितना गूढ़ा ज्ञान भारतीय राज्य का, भारतीय राष्ट्र का, भारतीय लोगों का, उनसे जुड़ी मान्यताओं का, विधि विधानों का, और एक लोकतांत्रिक देश में उन विधि विधान और मान्यताओं का स्थान और लोकतंत्र की अपनी मर्यादा पता होगी, आप बेहतर समाधान दे पाएंगे। कोई भी सॉल्यूशन एक नेशन में फाइनल या अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए कि हम एक बेहतरीन सॉल्यूशन दें जो पहले से भी बेहतर हो। ये प्रयास हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि एक फाइनल और एक अल्टीमेट सॉल्यूशन आपने दे दिया, ऐसा नहीं होता। ऐसा किताब भी कहती है और सब मानते हैं। उदाहरण के तौर पर आज जिस कल्चरल डाइवर्सिटी को आप एंजॉय करते हैं, ये भारत है। इसी भारत में आपके देश के नेता, या नेता ही की बात क्यों करनी, एक कंपनी की बात कर लेते हैं, जैसे कि महिंद्रा गाड़ियाँ बनाती हैं। आप महिंद्रा कंपनी के डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए, आपको दो पोस्ट एक साथ नज़र आएंगे। पहले पोस्ट में वो बहुत से त्योहारों के लिए आपको बधाई देते नज़र आएंगे, फिर दूसरे पोस्ट में दूसरे त्यौहार के लिए, नवरात्रि की त्यौहार की वो आपको बधाई देते नज़र आएंगे, गुड़ी पड़वा की त्यौहार की वो आपको बधाई देते नज़र आएंगे, और वहीं दूसरी तरफ वो आपको रमादान की, ईद के त्यौहार की भी बधाई देते मिलेंगे। एक ही समय में भारत भर में इन सभी त्योहारों का आयोजन हो रहा है और लोग हर्ष और उल्लास के साथ उसे मना भी रहे हैं। पर ये इतना सरल नहीं होता। अब विचार करके देखिए, अभी 2 दिन पहले की बात है, जहाँ तक मुझे याद है वो आगरा की ही मेयर थी, हैं? नहीं, आगरा की ही वो मेयर थी। तो उनके द्वारा, हाँ, वो जो एक डिसीजन है वो भी एक डिसीजन है, उस पर भी हम बात करेंगे। उनके द्वारा ये निर्णय दिया गया कि भाई किसी भी तरह से नवरात्रि के दिनों के दौरान जो नॉन वेज है वो बिकेगा नहीं दुकानों पर। अब विचार कीजिए, सही बात है, हिंदू विधि विधान और मान्यताओं के मुताबिक जाएं तो मांस मच्छी तो बहुत दूर है, भोजन भी निरामिष होता है। आप प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किन्हीं भी तमस पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं।
लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए ये रमादान का समय है और जो मुस्लिम्स वहाँ पर बड़ी तादाद में बसते हैं वो नॉनवेज खाएंगे इन दिनों के दौरान। अब ये जो उनका ऑर्डर आया, सुबह आया और दोपहर तक उन्हें वापस लेना पड़ा ये कह के कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के स्टैंडर्ड रूल्स हैं वही लागू होंगे, मेरे रूल जो मैंने नोटिफिकेशन सुबह निकाला था वो नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार का नियम लागू होगा। निर्णय वापस ले लिया गया क्योंकि वो निर्णय जो पहले दिया गया था उसका बेसिस क्या होगा, निर्णय वापस लेने वाले निर्णय का बेसिस क्या होगा, और उत्तर प्रदेश सरकार के जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं उन रूल्स के बनने का बेसिस क्या होगा। शायद ये सारी ही चीज़ों में संविधान बड़ी बात है। हो सकता है मेयर के द्वारा जो पहला निर्णय लिया गया हो वो निर्णय एक अधिकारी के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्रों का इस्तेमाल करते हुए शायद उनकी निजी सोच से प्रेरित हो, लेकिन यहाँ पर तो चरित्र बदल गया। वो तो भारतीय राज्य की नुमाइंदगी कर रही है, द इंडियन स्टेट। वो अपने परिवार, अपने धर्म, कुल, गोत्र, जाति या संप्रदाय की नुमाइंदगी वहाँ पर नहीं कर रही, वो एक राज्य की नुमाइंदगी कर रही है जो भारतीय राज्य है, जो भारतीय राज्यों के चाल चलन का तरीका तय किया गया है संविधान के द्वारा, और उसके तहत ये कहा गया है कि जो राज्य है वो किसी भी तरह से किसी की भी धार्मिक मान्यता विधि विधानों में अनड्यू इंटरफेरेंसेस नहीं रखेगा, डिस्टेंस मेंटेन रखेगा। तो इंडियन सेकुलरिज्म बात करता है कि इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल प्रॉक्सिमिटी, यानी कि आप दूरी रखेंगे तो समान दूरी रखेंगे, नज़दीकी है तो समान है। अब यदि नज़दीकी है तो अगर आप नवरात्रि की भावनाएं देख करके एक एडवाइजरी जारी कर रही हैं, फिर नज़दीकी रखनी पड़ेगी रमादान से भी। फिर जो वो एडवाइजरी अब जारी करेंगी तो दोनों एडवाइजरी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। ऐसे में बेहतर है राज्य अलग रहे इस मुद्दे से। तो हमारा सेकुलरिज्म क्यों इतना विलक्षणा है, क्यों इतना खूबसूरत है, ये दोनों कैंसिल आउट ही जब कर देने वाले हैं तो राज्य का इंटरवीन करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता, राज्य यहाँ से बाहर रहे। लेकिन हाँ, कुछ नियम रहते हैं। वो क्या रहते हैं? ये नियम जरूर रहता है कि 200 से 250 मीटर के दायरे के अंदर किसी भी तरह से नवरात्रि के दिनों के दौरान खुला मांस जो है वो नहीं बेचा जाएगा। ये नियम है, क्योंकि जब आप एक देश में रह रहे हैं तो ये राज्य की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको ये सुनिश्चित करके दे कि आप अपनी जो भी धार्मिक सांस्कृतिक विचार हैं उनकी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप में कर पाएँ और आप असहज महसूस ना करें। तो फिर एक ये भी नियम है कि उन 9 दिनों के दौरान 200 से 250 मीटर के दायरे में खुला मांस ना बेचा जाए। ठीक है, दैट्स इट। लेकिन बंद कर देना टोटल ये रूल नहीं, और किसी भी तरह का संरक्षण नहीं कि मंदिर है और मंदिर के 50 मीटर दूरी पर दुकान है और दुकान पर पूर्ण रूप से मांस लटक रहा है और लोग पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं, तो समस्या पैदा कर सकता है। तो उसे खुले में ना बेचा जाए, इस पर रोक सिर्फ 200 मीटर के दायरे में उन दिनों के दौरान। और कंप्लीट ऐसा कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है कि मांस इन दिनों में अब बंद ही कर दिया जाए, तो ऐसा भी कोई रूल नहीं है। बहुत मेहनत लगती है एक राज्य को, यानी कि जब मैं राज्य कह रहा हूँ केवल इसे यूपी राज्य ना समझे, भारतीय राज्य, इंडियन स्टेट। बहुत मेहनत, दिमाग खपाई, सदियों के विचार और मंत्रणा के बाद ये निर्णय निकलते हैं कि हमारे देश की इस विविधता को, इस कल्चरल डाइवर्सिटी को हम कैसे चेरिश करें, ऐसे नियम देते हुए कि विविधताएं कभी भी विरोध का कारण ना बन जाएं, एक दूसरे के विरोध का कारण ना बन जाएं। एक दूसरा आपके सामने एक एपिसोड रखता हूं। जैसे महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्र नव निर्माण सेना है, MNS। उनके मुखी हैं राज ठाकरे। राजनीतिक तौर पर तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो वो अपनी ज़मीन गंवा ही चुके हैं, ऐसी कोई ज़मीन उनके पास राजनीतिक है नहीं। लेकिन एक समय था जब वो मराठी का मुद्दा उठाया करते थे, और अब उन्होंने एक लेटेस्ट मुद्दा उठाया है कि क्योंकि जो मस्जिदें हैं उनमें जो लाउड स्पीकर्स हैं, या तो उनको रिमूव कर दिया जाए, बंद करा दिया जाए, और या फिर हम हमारे कार्यकर्ता मंदिरों मस्जिदों के ठीक सामने ही हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर दुगनी आवाज़ में चलाएंगे। या तो आप उन्हें बंद करवाइए,
तो या फिर इसे भी हम चलाएंगे, आप बंद कराइए मैंने महाराष्ट्र सरकार। अब इसको जरा ध्यान से देखें, हम सब समाज सोसाइटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं राजनीति में जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप समझें, यहीं से जन्म होता है सभी राजनीतियों का भी, इन्हीं टॉपिक्स से। क्यों? वो जानते हैं ये चीज़ मैटर करती है किसी कम्युनिटी को, और वो जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो इस समय उद्धव ठाकरे की सरकार है वो मिली जुली सरकार है, जिसमें कांग्रेस की भी स्टेक होल्डरशिप है। और ऐसे में अगर वो सरकार महाराष्ट्र की ये निर्णय लेती है कि वो लाउड स्पीकर बंद करा देगी मस्जिदों में, तो फिर बाकी राज्यों के अंदर कांग्रेस वो जो अब तक की अपनी एक लेजिटिमेट ग्राउंड पकड़ी हुई थी कि हम माइनॉरिटी के विषय में बात करते हैं, वो लूज़ हो जाएगी। इसलिए कभी भी ये सफल नहीं हो पाएगा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ जॉइंट कोलिशन में रहते हुए ऐसा कोई निर्णय दे दें कि वो लाउड स्पीकर्स को बंद ही करा दें मस्जिदों में। ये राज ठाकरे जानते हैं, और इसीलिए फिर वो ये जानते हैं कि ये नहीं हो पाएगा तो ये एक मुद्दा बनेगा, तो वो उसे मुद्दा बना रहे हैं। आने वाले समय में लोकल वहाँ पर इलेक्शंस भी होने वाले हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, जिसे आप म्यूनसिपालिटी चुनाव भी कह देते हैं। पर मुद्दा यहाँ नहीं रुकता था, मुद्दा ये उठता है बच्चों कि जब रोज़गार मिल रहा है, आपको कामकाज मिल रहा है, भोजन है, सब कुछ है, तो कितना महत्वपूर्ण है आज भी ये कि लाउड स्पीकर है मस्जिदों में वो बजाने हैं, ये महत्वपूर्ण। और राज ठाकरे जानते हैं बेरोज़गारी का मुद्दा नहीं उठाया, महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा नहीं उठाया, क्लाइमेट चेंज का, बायोडाइवर्सिटी का मुद्दा नहीं उठाया। ऐसे बेअंत मुद्दे थे जिनसे शायद आपका सीधा सरोकार है, आज ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है, बट मुद्दा उठाया गया लाउड स्पीकर का, और वो 2 दिन से राष्ट्रीय समाचार पत्र और चैनलों का खबर बनी हुई है। और अब आपसे मैं पूछता हूँ कि आईपीसीसी की जो बैठक होती है, जो पैनल होता है क्लाइमेट चेंज का, इंटर गवर्नमेंट का, उसकी कवरेज राष्ट्रीय चैनलों पर कितनी को होती है बताइए मुझे। अगर क्लास में पढ़ लें तो पढ़ लें, राष्ट्रीय चैनलों की कवरेज तो कहीं है नहीं, प्रिंट में फिर भी छप जाता है एडिटोरियल के फॉर्मेट में। तो वो मुद्दा 2 दिन से राष्ट्रीय खबरें बना हुआ है। उसका कारण है इस टॉपिक के अंदर, जब हम समझेंगे, वो ये जानते हैं कि ये मुद्दा इंटेंस पैशन जगा सकता है कम्युनिटी के अंदर, उनके सेंटिमेंट्स के अराउजल के लिए ये ज़रूरी है, चाहे उस कम्युनिटी के अंदर जगा दे जिसके स्पीकर उतारने को कहें, और चाहे इसके ही अंदर जगा दे जिनके हमने कहा है कि हनुमान चालीसा चलाएंगे। हमारा दोनों में ही चित्त भी अपनी है, पट भी अपनी है, अपन हारने वाले नहीं किसी भी एंगल से। तो ये महत्वपूर्ण है, विचार करना पड़ेगा कि समाज में आज भी ये मुद्दे जीवित हैं, तो क्यों जीवित हैं, उनका कारण होता है कोई उनके जीवित होने का। और हमें ये फिर तय करने पड़ेगा कि हमें देश के नेताओं के रूप में, राज्यों के नेताओं के रूप में, राष्ट्र के नेताओं के रूप में किन्हें चुनना है, हमारा नेता कैसा हो, ये हमें देखना पड़ेगा। आई बात समझ में? आप एक सही नेता का चुनाव किस आधार पर करें, आप सही वोटर कैसे बने, आप सही व्यक्ति कैसे बने, ये सब चीज़ों का समाधान तब प्राप्त हो जाता है जब हमें ये समझ आ जाता है कि हम जो हैं वो क्या हैं, किस कारण से हैं और कहाँ से हैं। इसे सही ढंग से समझ गए तो सब समस्याओं के हल होने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से ऐसी परिस्थितियाँ रोज़ हैं। अब आप सोचिए, आप एक राज्य हैं और एक राज्य के प्रतिनिधि के रूप में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर आप पोस्टेड हैं, और ऐसे में ये धमकी मनसे की, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, राज ठाकरे की स्पीकर उतरवाइए वरना हम हनुमान चालीसा बजवाएंगे। आप इसका समाधान कैसे करेंगे सोचिए। अगर तो आप अरेस्ट करते हैं उन वर्कर्स की जो हनुमान चालीसा बचा रहे हैं, तो मैं आपसे यही तो कहना चाहता हूँ, पर्पस तो समझिए आप, दोनों ही में से किसी पर भी अगर राज्य कार्य करेगा, आधार तो बन ही गया, मुद्दा तो बन ही गया। तो वो इसे प्रोजेक्ट करेंगे कि जो महाराष्ट्र की सरकार है वो हिंदू विरोधी सरकार है, वो हनुमान चालीसा के विरोधी सरकार है, और वो इस तरह से माइनॉरिटीज़ को प्लीज़ करने का काम करती है। महाराष्ट्र सरकार अपने ऊपर यह इल्ज़ाम कभी नहीं लगवाना चाहेगी, क्योंकि वो मेजॉरली है शिवसेना, और शिवसेना की पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी ये तो रही ही नहीं जो इल्ज़ाम उस पर आप लगा रहे जा रहे हो, तो फिर वो भी तिल मिला जाएगी। अब वो क्या करेगी वो देखने की बात है, लेकिन राज्य कितनी चुनौतियों में जीता है सोचिए। और अगर मान लीजिए कि वो लाउड स्पीकर उतरवाने लग गए, उन्हें कम करने लग गए,
तो फिर एक सेंटीमेंट एक कम्युनिटी में यह भी बनता है कि चाहे एग्जीक्यूटिव डिसीजन हो, चाहे लेजिस्लेटिव लॉज हो, चाहे जुडिशरी के डिसीजंस हों, कई वर्षों से लगातार ये दिख रहा है कि हमें सीमित किया जा रहा है। चाहे वो 3 तलाक के मामले में जुडिशरी का निर्णय हो, चाहे वो राम जन्मभूमि में जुडिशरी का निर्णय हो, चाहे वो हिजाब के मामले में जुडिशरी का निर्णय हो, चाहे वो अभी कर्नाटक के क्षेत्रों में चल रही मुहिम है, जिस मुहिम में मंदिर परिसरों से गैर हिंदुओं की दुकानों को उठाया जा रहा है, सीधा शब्द यहाँ मुस्लिम होता है। और चाहे फिर वहाँ पर जो हलाला मीट बिकता है, उन दुकानों पे जाकर के आप हलाला के बजाय दूसरा मीट मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें ये मीट चाहिए, हमको हलाल मीट नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़, और हलाल मीट जो है उसको आप धीरे धीरे बंद करने की बात कर रहे हैं उन क्षेत्रों में। कुल मिलाकर के फिर एक सेंटीमेंट जा सकता है कि अब लाउड स्पीकर भी उतरवा दिए या बंद करा दिए कि शायद ये जो भारतीय राज्य है ये हमें होमोजेनाइज होने की, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। और जब आप होमोजेनाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, कम्युनिटीज़ को स्टैंडर्डाइज करते हैं ताकि किसी तरह की प्लूरैलिटी ना बचे, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता ना बचे, ताकि स्टेट को मैनेजमेंट में कोई दिक्कत ना आए, तो यह भी एक जो चेरिश्ड गोल रहा होता है स्वतंत्रता संग्राम का, और जो कमिटमेंट होता है संविधान का, उसके विरुद्ध ही होता है। तो देखिए बड़ा कठिन है, बड़ा जटिल है, इतना सरल नहीं है एक राज्य को चलाना, एक राज्य के द्वारा खुद को मेंटेन रखना। अनंत विविधताएं हैं, धर्म से जुड़े हुए, जाति और पंथों से जुड़े हुए आपके अपने कई सिंबल हैं, कई झंडे हैं, जिन्हें बारंबार आप राष्ट्रीय सिंबल से ऊपर रखना चाहते हैं। कई तरह से ये कोशिशें होती हैं, कई तरह की फोरम्स हैं, कई तरह की ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडीज़ हैं जिनमें डोमिनेंट्स ग्रुप अपनी ही पकड़ बना करके वो नियम बनाना चाहते हैं जो नॉन डोमिनेंट ग्रुप की आइडेंटिटीज़ को धीरे धीरे कर्टेल करें, और हो सकता है राज्य इसमें समर्थन करें ताकि डाइवर्सिटीज़ खत्म होके एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ पीपल आ जाएं, ताकि उसे मैनेजमेंट करने में दिक्कत ना हो। आपको लगता होगा कि ऐसा शायद नहीं होता, ऐसा बहुत होता है। इसके उदाहरण आपको पता होने चाहिए। जैसे चाइनीज़ पॉपुलेशन के अंदर एक ट्रेंड चाइनीज़ सरकार का ये है कि उनके नॉर्थ वेस्ट में बस रहे जो युगीर मुस्लिम हैं, उनको धीरे धीरे जो ईस्ट चाइना की मेन हान चाइनीज़ पॉपुलेशन है उनसे रिप्लेस कर दिया जाए। तो हान पॉपुलेशन को चाइना वहाँ ला करके सेटल कर रहा है, और हान पॉपुलेशन को चाइना तिब्बत ला के सेटल कर रहा है। तो तिब्बत में बुद्धिज़्म की वजह से चाइना को डाइवर्सिटी फेस करनी पड़ती है। नॉर्थ वेस्ट रीजन में आपको युगीर मुस्लिम की वजह से डाइवर्सिटी फेस करनी पड़ती है। लेकिन आपके यहाँ पर डोमिनेंट ग्रुप जो है वो ईस्ट चाइना में बसा हुआ सारा का सारा हान चाइनीज़ है। तो आप उसी से इस सारे ग्रुप्स को होमोजेनाइज कर देना चाहते हो, स्टैंडर्डाइज कर देना चाहते हो, ताकि आपको किसी तरह की भी मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट में प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि ना डाइवर्सिटी रहेगी और ना फिर किसी तरह के कोई कॉम्पिटिशन्स या कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स के बीच में। और ऐसे में आप ये मानते हैं कि राज्य बेहतर प्रगति करता है, जबकि ये सत्य नहीं है। आपके सामने मैं यह सिद्ध कर दूंगा। आई बात समझ में? बहुत से ऐसे राज्य हुए हैं, बहुत से ऐसे देश हुए हैं, हम बचपन से जीके किताबों में पढ़ते आए हैं। आप नहीं पढ़ा होगा कि नेपाल एक डिक्लेयर्ड हिंदू स्टेट था। तो मुझे बताइए कि नेपाल ने फिर कितनी प्रगति कर ली, बताइए मुझे, कितनी की तरक्की की है? आपके सामने है। एक संविधान तक सही रूप में तैयार नहीं हो पा रहा है। 2006-07 से आरंभ होकर के अब तक उसके कई रूप बदल दिए गए, कई बार स्वीकार कर लिया गया, कई बार नकार दिया गया। चलिए इंडोनेशिया की ही बात कर लेते हैं, मलेशिया की बात कर लेते हैं, अफ़गानिस्तान, और चलिए सबको छोड़िए, आइए पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। अभी अभी वहाँ पर जैसे तैसे करके वहाँ के प्रधानमंत्री ने नो कॉन्फिडेंस मोशन से खुद को बचाया है। यानी कि वहाँ के जो स्पीकर हैं उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट इन द सेंस कि रिजेक्ट कर दिया, तो वो बचे हैं। और इस समय पता नहीं है प्रधानमंत्री है कि त्रिशंकु हैं, यानी कि अंतरिम प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ऐसे में वहाँ तो डिक्लेयर्ड ही रिलीजन बेस्ड सिस्टम था। तो पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, वो सेकुलर फॉलो करते हैं, सेकुलरिज्म दैट इज़ अनदर थिंग, बट वो मुस्लिम है। तो कितनी प्रगति है।
आप तो अगर इस उदाहरण पे आए तो आप तो ये कहना चाहेंगे कि सर क्योंकि वहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटीज़ नहीं है, वहाँ पे जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने नहीं पड़ते, स्टेट पूरी तरह से फोकस्ड है डेवलपमेंट एक्टिविटी पे, तो उनकी जीडीपी देखिए सर, उनकी प्रोग्रेस देखिए, उनकी डेवलपमेंट देखिए, और भारत तो सर इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। इतनी बड़े पैमाने पर पुलिस देनी पड़ती है सर, पिछले महीने रामनवमी होती है, फिर रविदास जयंती होती है, फिर सर वाल्मीकि जयंती होती है, फिर सर क्रिसमस डे आ जाता है, फिर सर होले महल्ले होते हैं, सर गुरु नानक बर्थडे, गुरु गोविंद सिंह बर्थडे, फिर सर बुद्धिज़्म, फिर जैनिज़्म, फिर पारसी। सर भारत तो इन्हीं में लगा रहता है, ये प्रगति क्या ही करेगा। इसकी इतनी बड़ी पुलिस बल, इतना बड़ा सिस्टम, सारा मैनेजमेंट तो इन्हीं क्षेत्रों में जाता है, लेकिन आप उन मुल्कों को देखिए वो कितनी तरक्की कर गए। तो ऐसा नहीं होता है, ये कोई गारंटीड एलिमेंट नहीं होते हैं। अच्छा चलिए एक बात पूछता हूँ मैं आपसे, ध्यान से बताइएगा। मैं उल्टा यह मानता हूँ कि यदि भारत की इतनी विविध सभ्यता, इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी ना होती तो शायद इंडिया की जीडीपी और इकोनॉमी इतनी प्रोग्रेसिव ना होती। उसका कारण है, एक बड़ा समाज जो है वो कॉटन पहनता है, पर एक दूसरा बड़ा समाज वो सिल्क पहनना चाहता है। इन दोनों ही की वजह से कपास भी बहुत महत्वपूर्ण है, सिल्क भी बहुत महत्वपूर्ण है। दो भिन्न किस्म के किसान भारत में फल फूल रहे हैं। एक बड़ा वर्ग जो है वो चाय पीना चाहता है, लेकिन दूसरा ही बड़ा वर्ग शरबत प्रेफर करता है। इन दोनों ही वजह से विविध फूलों की खेती होती है, मधु की खेती होती है, शहद होता है, कई तरह के इत्र का कारोबार होता है, कई तरह के कॉस्ट्यूम्स, कल्चर, कस्टम, मैनर, देखिए विविध रूप में सब्जियां उगाई जाती हैं, क्योंकि हर तरह की डाइवर्स रीजन हर तरह की चीज़ का उपभोग करना चाहते हैं। कितने विविध धर्म और धर्मों से जुड़े हुए वर्ष भर, पूरे वर्ष भर कितने समारोह हैं, उन समारोहों के माध्यम से कितनी दुकानें, काम धंधे, उद्योग जगत, व्यापार सारा साल फलते फूलते रहते हैं। जरा इमेजिन करके देखिए, उस टाटा 407 वाले से पूछना कि क्या भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी अच्छी है या बुरी, तो यह बताएगा कि साल के 12 महीने हर महीने लगभग मेरी गाड़ी फूलों से सजती है, क्योंकि प्रत्येक धर्म से जुड़ा एक उत्सव आता है और मेरी गाड़ी झांकियों में इस्तेमाल होती है। मैं तो शुक्र मनाता हूँ कि मैं भारत में जन्मा हूँ और इतनी विविधता है कि मेरी गाड़ी सारा साल इस्तेमाल में आती है। एक धर्म के द्वारा जब विधि विधान की मान्यताओं के मुताबिक शादी विवाहों के मौसम खत्म हो जाते हैं तो दूसरे धर्म के शुरू हो जाते हैं। एक क्षेत्र के लोगों के द्वारा जब मौसम के मुताबिक विवाह बंद हो जाते हैं, दूसरा क्षेत्र, जहां पंजाब के लोग एक बार सर्दियां चले जाने के बाद और गर्मियों का ऑनसेट होने के बाद खास तौर मानसून में कभी विवाह नहीं करते, वहीं आइए मेरे साथ बिहार चलिए, विवाह ही खास तौर पर बरसातों के समय में होते हैं। तो देखिए पूरा साल वो जो मेन एक इंडस्ट्री थी जो मसाले बना रही थी, जो इनकी शादियों में भी लगने हैं और उनकी शादियों में भी लगने हैं, होल ईयर उसकी डिमांड बनी रही कि नहीं रही। क्षेत्र के हिसाब से विविधता है, इसीलिए अगर एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल आ जाए कि इन्हीं 3 महीनों में सभी को विवाह करने हैं, तो रेस्ट 9 मंथ्स के लिए वो जो मसाले बनाने वाली कंपनी उसके लिए लीन सीजन आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब उत्तर में त्यौहार खत्म होते हैं दक्षिण में आरंभ होते हैं, जब पश्चिम में खत्म होते हैं तो पूर्व में आरंभ होते हैं। कोई बांस से बड़े हुए कपड़े पहन रहा है, कोई सूत से बने पहन रहा है, कोई ऊन से बने पहन रहा है, कोई खादी पहन रहा है, कोई प्रोसेस्ड पहन रहा है। अगर खादी पहनने वाले बंद हो जाते तो फिर सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस्ड ही चलते। तो जरा विचार करके देखो, इतने नाना प्रकार के भोजन, वस्त्र, आभूषण, इतने तरह के रंग, त्योहार और सारे व्यवस्थाएं हैं, तो इतने विविध उद्योग धंधा भी है। भारत ने हर तरह के दौर को झेला ना। 2008 में हम ब्रिटेन और अमेरिका के बड़े बैंकों की गिरावट से, उन धड़ाम से गिरने वाले बाजारों की तरह खत्म हुए, और ना ही भारत कोरोना में भी खत्म हुआ। दो बड़े चैलेंजेस अब मेरे ही जीवन के दौरान भारत ने देखे हैं। वो 2008-9 का इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसमें बड़ी बड़ी शक्तियां धराशायी हो गई थी, और वो 2020 से 2022 तक का लॉकडाउन, जिसमें बड़े बड़े मुल्क धराशायी हो गए। भारत के बचे रहने का एक कारण आपको यकीन मानना होगा कि वो विविधताएं ही थी। यही लॉकडाउन थे जिसमें थोड़ी बहुत ढील मिलने पर भी लोगों ने होली भी मनाई, होले मोहल्ले भी मनाए, हर तरह की दिवाली और लोहड़ी, बैसाखी मनाई, तो वो दुकानें, वो काम धंधे, वो फैक्ट्रियां चलती रहीं, अन्यथा सब नाश होने की कगार पर ही था। अगर बचाने का काम करती है तो विविधता करती है। ऐसी विविधता के लिए यदि कुछ चुनौतियां झेलनी पड़े तो
कोई समस्या नहीं, ये सत्य है, विविधता ही सत्य है। ये उद्योग धंधों को लाभ देती है, कारोबार को लाभ देती है, तो हमें विविधता को इसलिए बचाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। उद्योग धंधे बाय प्रोडक्ट के रूप में डेवलप होते हैं, विविधता को बचाना है आपकी अस्मिता के लिए। अस्मिता के लिए विविधता क्यों बचानी होती है, चैप्टर के वाया समझ में आ जाएगा। आपका अस्तित्व आपकी विविधता से ही है, और उस अस्तित्व की रक्षा के लिए विविधता की रक्षा अनिवार्य होती है। राज्य कई बार सरल चलना चाहता है, या कई बार विविधताओं को नॉन स्टेट एक्टर आक्रोश के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो राज्य को समस्याएं पैदा होती हैं। इन दोनों को ही बैलेंस करना हमारी जिम्मेदारी है। आई बात समझ में? विविधता को भी अपने विविध रूप की खूबसूरतियां समझाना ही देश की जिम्मेदारी होती है। अब हमें वो समझना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। चैप्टर 12th क्लास इंडियन सोसाइटी की बुक है, 12th क्लास इंडियन सोसाइटी की बुक है NCERT, जिसका चैप्टर 6 है द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। सो रंजीत, द चैप्टर नेम इज चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। कोई एक चैलेंज बताओ कल्चरल डाइवर्सिटी का, आपके दिमाग में जो भी आता है। टेल मी एनी वन चैलेंज दैट यू फील इज द चैलेंज। Very good. Regionalism is a kind of diversity, is a challenge. हाँ, कैसे? आपको एक प्रैक्टिस जैसे but that is not associated with the region, it is associated with the communalism. Communalism in itself is a challenge to the state, and communalism is somewhere the outcome of the diversity, but it is a challenge to the state. We have to discuss about that. But region wise कैसे? जैसे हम इतने समय से पंजाब का इतिहास पढ़ रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से, उसमें आपने देखा होगा कि पंजाब के रीजन के ख़ास तौर पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे कि सिख कम्युनिटी को ऐसा लगा कि हमारे रीजन के साथ किसी तरह के भेदभाव करती हैं सरकारें, तो हमारे रीजन को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। तो रीजनल ऑटोनॉमी की मांग चली, क्योंकि उस रीजन से जुड़ी भाषा, उनका रहन सहन, उनके दिन त्यौहार और उनके धर्म की मान्यताएं वो मानते हैं कि विभिन्न हैं बाकियों से, एक लार्जर मेजर सोसाइटी से, इसलिए उन्हें एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी प्रिजर्व करने के लिए लार्ज स्केल पे ऑटोनॉमी रीजनल लेवल पर प्रोवाइड करनी चाहिए। तो रीजनल ऑटोनॉमी की कई मुहिमें चलती रहती हैं। इट इज़ ऑल्सो द चैलेंज टू द स्टेट, इट इज़ ऑल्सो द चैलेंज टू द स्टेट। हाउ द स्टेट विल मैनेज दैट चैलेंज इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। देखिए, हमने अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में सुना है। जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस में फैमिली इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन, सुना है ना भाई? कास्ट इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन। मार्केट इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन। क्यों है ये सोशल इंस्टीट्यूशन? सीधी सी बात है कि फैमिली इज़ वर्किंग एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। वाई? फैमिली वो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है जो आपको ये बता रही है कि ये जो स्टिक है ये स्टिक है। सो टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड यू हैव टू डेवलप मीनिंग अबाउट द आर्टिकल्स। चीज़ों में मीनिंग डालने के लिए आपको कोई सिखाता है, समझाता है, बतलाता है, और ये काम फैमिली करती है। फैमिली आपको आइडेंटिटी देती है। आपका खान पान, रहन सहन, पहनावा, ये फैमिली से डिसाइड होता है। और हैरानी की बात, आपकी भाषा यानी कि मदर टंग आपकी फैमिली से आती है, और उसी मदर टंग के बेसिस पर आप जो उस मदर टंग में अवेलेबल कंटेंट है, नॉलेज है, लिटरेचर है, उसके वाया खुद को समाज में तैयार करते हैं, रख के देखते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। That's why family is a kind of institution of society. It is a social institution. Likewise, the caste है जो आपको ये बताती है कि आपके क्या ऑक्यूपेशन होंगे, आप क्या खा पी सकते हैं, आपको किन के साथ घुलना मिलना है, किन के साथ नहीं, मैरिजेस किन के साथ होनी है, किन के साथ नहीं। आपके जीवन के बहुत सारे निर्णय इसी पर आश्रित कर जाते हैं। तो जाति भी एक तरह का इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का। ऐसे ही बाज़ार है, मार्केट है। मार्केट आपको किस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है? क्या मार्केट
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए नहीं, तो इसी तरह से इन दो वर्गों की आर्थिक परिस्थिति निर्भर कर जाएगी। एक बहुत प्रगतिशील हो जाएगा, एक उतना नहीं। क्या मार्केट दोनों को बराबर प्लेटफॉर्म दे रही है बाज़ार के अंदर? एक को वो मार्जिनलाइज्ड लेवल पर प्लेटफॉर्म दे रही है, एक को सेंट्रल और कोर एरिया में जगह दे रही है। इससे भी दोनों की आर्थिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। तो मार्केट भी एक इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का। जैसे ये सारे इंस्टीट्यूशन, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, या फिर मैरिज, ये सभी सोशल इंस्टीट्यूशंस आपको कलेक्टिविटी में रहना सिखाते हैं। जैसे आप फैमिली वाइज एक कलेक्टिव ग्रुप में का पार्ट हैं, आप कास्ट वाइज एक लार्जर कलेक्टिव ग्रुप का पार्ट हैं, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाइज एक लार्जर कलेक्टिव ग्रुप का पार्ट हैं। आपसे पूछते हैं ना किस स्कूल से हो, तो आप सारे बताते हैं कि हम उस स्कूल से हैं और हमारे स्कूल का बिहेवियर सिस्टम ये नहीं है। एक्चुअली में आप सारे बच्चों ने जब ये लाइन बोली, इसका मतलब नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ अ कलेक्टिव ग्रुप। तो इसकी वजह से आपका एक कलेक्टिव बिहेवियर भी आया और ये कलेक्टिव बिहेवियर सोसाइटी में आपकी एक पहचान बनेगा। तो इसका मतलब आपकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी भी बनी। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे फैमिली है, कास्ट है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या रिलीजन, या कुछ भी, ये आपको कलेक्टिव लाइफ जीने का और कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं। और ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, चीज़ें सीखने के लिए। ओके, जैसे कि आप अपनी लाइवलीहुड अर्न करना चाहते हो, विचार करके देखिए ये कैसे हो पाएगा। आप लाइवलीहुड अर्न करेंगे क्योंकि आप कास्ट बेस्ड एक सोसाइटी का हिस्सा हैं और उस सोसाइटी में आप कास्ट के उस रैंक पर आते हैं जहाँ पर आपके ऊपर जो ऑक्यूपेशन बैरियर है वो ये है कि आपको कुम्हार का काम करना है। तो आपको कुम्हार का काम करना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, कुम्हार का काम करने योग्य स्किल्स उस स्कूल ऑफ प्रोडक्शन में आपका अफिलिएशन, आपका सब्सक्रिप्शन दिलवाने का काम भी तो उस कास्ट ने ही किया ना। आप वो काम भी तो तभी सीख पाए ना भाई। तो इस वजह से ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपको कलेक्टिव आइडेंटिटी और कलेक्टिव ग्रुप में जीने का आधार देती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यही सोशल इंस्टीट्यूशंस आपको इनइक्वालिटी और सोशली एक्सक्लूड भी तो करती हैं। ये इनइक्वालिटीज़ भी तो देती हैं ना मेरे भाई। इनइक्वालिटीज़ के रूप में देखिए, अभी जैसे मैंने बताया, ये किसने निश्चित किया कि सोसाइटी में इस रैंक पे आने वाला ये पर्सन सिर्फ कुम्हार का ही काम कर सकता है। वो पढ़ लिख करके रंजीत एक टीचर बनना चाहता है, बट वो पोजीशन तो ब्राह्मणों के लिए रिजर्व रखी गई है, तो वो टीचर तो कभी बन ही नहीं पाएगा। ऐसे में वो अपवर्ड मोबिलाइजेशन चाहता है, वो आर्टिजनल ग्रुप से, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो शूद्र स्केल से अपलिफ्ट होके ब्राह्मण स्केल पे जाना चाहता है, बट समाज में इसकी व्यवस्था ही नहीं है। तो एक तरह से वो ये कहेगा ना कि ये इनइक्वालिटी का कारण है। सोशल इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ द जाति, that is the caste, it is somewhere the basis of the inequality. Why? Because the child of Brahmana having access to all the literature, to the temple and the teachers, तो naturally वो उन फील्ड में स्किल्ड होंगे। बट जो बच्चे हैं शूद्र सेगमेंट के, उनको एक्सेस नहीं है इन रिसोर्सेज का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, लिटरेचर का और टेम्पल का, तो फिर नेचुरली वो इस फील्ड की तरफ जाने के योग्य कभी बनेंगे ही नहीं। तो समाज में ये चारों ही वर्गों के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके तहत इनकी सामाजिक एक पोजीशन है। कोई पोजीशन सुपीरियर है, दूसरी पोजीशन इन्फीरियर है। वो इन्फीरियर पोजीशन से सुपीरियर की तरफ जाना चाहता है, बट वो इस बैरियर को ब्रेक नहीं कर पा रहा है क्योंकि इनइक्वालिटी प्रमोट की जाती है इन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी के द्वारा, दैट इज़ कास्ट। तो जो इंस्टीट्यूशंस आपको कलेक्टिव लाइफ देते हैं, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी देते हैं, वही इंस्टीट्यूशंस आपको सोशल इनइक्वालिटी भी प्रोवाइड करते हैं। वही इंस्टीट्यूशन आपको एक्सक्लूजन भी देते हैं। जैसे कि अब बीइंग शूद्र होने की वजह से उसी के ऊपर ये बाउंडेशन है कि उन्हें जो वैदिक लिटरेचर है उससे एक्सक्लूड रखा गया। जब उन्हें वैदिक लिटरेचर से एक्सक्लूड रखा गया तो उसी वैदिक लिटरेचर के दम पर तो वो अपने लाइफ चांसेस को बेटर करता,
वो अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को बेहतर करता, वो अपनी लर्निंग और लर्निंग एबिलिटीज़ को बेटर करता, और इसी के दम पर तो वो वनस्पतियों को, फसलों को, ऋतुओं को, समस्त भूमि, उसकी उर्वरता, उसकी उपजाऊ क्षमता, हर चीज़ को, पानी, पानी के गुण, भूमि और पानी का मिश्रण कितना होना चाहिए, ये समस्त ज्ञान उसमें होता, तभी तो वो एक शिक्षक होता, तभी तो वो एक राज्य का पुरोहित होकर के डिसीजन मेकर होता, तभी तो वो किसी राजा का महामात्य होता, द प्राइम मिनिस्टर होता, क्योंकि उसकी जो डिसीजन मेकिंग है, उसकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, वो 2 मिनट में व्यक्ति को देख करके अंदाज़ा लगाता है कि ये किस कारोबार, किस व्यापार, किस क्षेत्र का हो सकता है, इसकी सोच क्या है, क्योंकि उसे इतने विविध ज्ञान का अवसर मिला। पर जिसको ये मिला ही नहीं, जिसको उत्पीड़न ही मिला, जिसको इन लिटरेचर का एक्सेस नहीं मिला, आपने उसे डेलिबरेटली इन सभी चीज़ों के एक्सेस से एक्सक्लूड किया, तो वो कभी भी इस स्तर पर नहीं आ पाएगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो मजबूर रहेंगे उन्हीं क्षेत्रों में काम करने के लिए जहाँ कर रहे हैं, वो अपना सामाजिक आर्थिक उत्थान नहीं कर सकते। तो यही सोशल इंस्टीट्यूशंस आपको एक सोशल इनइक्वालिटी और सोशल एक्सक्लूजन के अधीन लाने का काम भी करते हैं। जहाँ इन सोशल इंस्टीट्यूशंस के विषय में हम ये पढ़ रहे हैं, वहीं पर तो रंजीत हम ये सीख भी रहे हैं कि इन सभी सोशल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा डिफरेंट कलेक्टिव ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को जन्म दिया गया। वो सभी डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल ग्रुप और कम्युनिटीज़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी देश में एक डाइवर्सिटीज़ को जन्म देने के लिए। और वो जो डिफरेंट सोशल ग्रुप और कम्युनिटीज़ के द्वारा डाइवर्सिटी को जन्म दिया गया, वो डाइवर्सिटी उस देश के लिए, देश जब यहाँ पर वर्ड यूज़ होगा तो आप कंट्री शब्द मान लेंगे, राष्ट्र शब्द का प्रयोग जब होगा तो आप नेशन मान लेंगे, राज्य शब्द का उपयोग जब होगा तो आप स्टेट मान लेंगे। तो देखिए, कंट्री, नेशन, स्टेट का फ़र्क करके चलिएगा, इसे सिनोनिम के रूप में मत लीजिएगा, समस्या हो जाएगी। तो ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी किस तरह का चैलेंज बनती है एक स्टेट के लिए, एक नेशन के लिए, यही हमें समझना होता है। हम बारीकी से इसे समझेंगे, बट वो सारी की सारी सोशल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा आज दिन तक जो हमें विभिन्न कल्चरल यानी कि कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ और कलेक्टिव ग्रुप्स में जीने का अवसर दिया, उन सभी कलेक्टिव ग्रुप्स और आइडेंटिटीज़ की वजह से आज इतनी विविधता है कि आप सोच भी नहीं सकते। वही विविधता कैसे एक राज्य के लिए चुनौती बनती है, हमें समझना है। उदाहरण के रूप में एक चीज़ देखिए, सपोज़ कीजिए कि ये लोग हैं, ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई समस्या का कारण नहीं। अभी आप इनमें कोई भिन्नता नहीं कर पा रहे, बताइए कर पा रहे हैं? नहीं, सारे एक हैं। पर हम ऐसे तो नहीं होते। मैंने अभी क्या बताया, अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशन की वजह से हम कलेक्टिव ग्रुप्स का पार्ट बनते हैं ना भाई। तो ऐसे में कोई तो लाइनें होंगी, जैसे आपके यहाँ पे कोई उत्सव है, कोई प्रोग्राम है, तो गाड़ियाँ आपके मोहल्ले की तरफ आए तो आप क्या करते हैं, चूने से लाइन बना देते हैं। या अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं तो आप क्या करते हैं, चूने से कोर्ट बना देते हैं ना। वो जो कोर्ट है मनसीरत, वो क्या है, वो सीमा है। वो सीमा है कि इसके बाहर शटल गई तो आपका फाउल हो जाएगा। तो वो मार्कर है, ये मार्कर बता रहा है कि इसके बाहर फील्ड है और इसके अंदर कोर्ट है। वो जो एक ओपन प्लेग्राउंड है, उसमें आपका एक कोर्ट है ना भाई, वो बैडमिंटन का कोर्ट है, वो बास्केटबॉल का कोर्ट है। वो किसका कोर्ट है ये किससे पता लगा? सम मार्कर्स आर देयर। तो फील्ड इज डिफरेंट, द कोर्ट इज डिफरेंट। इन फील्ड यू आर लाइंग, you are standing, or you are doing whatever you want to do, you are enjoying, but in the court you are bound by the rules, you are bound by the obligations, that is important। कोर्ट के अंदर आकर के लेट तो नहीं सकते, ऐसे तो नहीं कह सकते लेट के खेलूंगा आज। ऐसा मूवी में अक्षय कुमार या अनिल कपूर मजनू भाई बन के कुछ भी कर सकता है। वो कॉमेडी ही इसलिए है क्योंकि वो नियम के कुछ अलग कर रहा है। मजनू भाई प्रॉपर आकर के बैडमिंटन खेलेगा, आप हंसेंगे, लेकिन जब वो कोर्ट में लेट करके पेंटिंग